आज भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, जल्दी छोड़ दूँगा। तो मैं आपको काइनेमेटिक्स पार्ट पढ़ा रहा था आरबीडी में। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो मान लो जैसे कि ये डिस्क है, तो ये डिस्क अपने को दिया हुआ है और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ v है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और साथ में इसका सेंटर मास का एक्सेलरेशन आगे की तरफ a है और ये अल्फा से भी रोटेट कर रहा है मान लो। तो ये हमारे पास में डिस्क है, इसकी जो रेडियस है वो अपने को दिया हुआ है r है। तो यहाँ एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट यहाँ कहीं है, ये पॉइंट P है और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ, ये 30 डिग्री है और ये जो पॉइंट है यहाँ मान लेते हैं ये C पॉइंट है, सेंटर की बात कर रहे हैं। तो जो CP डिस्टेंस है वो r/2 है। तो हमें इस पॉइंट P की वेलोसिटी फाइंड करना है। हमें क्या क्या चाहिए? फाइंड दी, इस इंस्टेंट पे ही, जिस इंस्टेंट पे दिया है, फाइंड दी velocity of point P, velocity and acceleration of point P, ये दोनों अपने को फाइंड करने हैं। ये लिख लो, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। यस सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ऐसे। एक में रोटेटरी मोशन कर रहा है और एक में ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो v इधर होगा तो a भी होगा। उसी तरह इस पॉइंट के लिए जाएंगे तो इधर इसका v भी होगा और एक्सेलरेशन भी इधर होगा p का। लेकिन जब इसमें देखेंगे तो ये ओमेगा और ये अल्फा, तो इस पॉइंट के लिए जब आप जाओगे तो इधर क्या मिलेगा आपको, एक तो ओमेगा आर और इधर ही आपको क्या मिलेगा, अल्फा आर, और इधर क्या मिलेगा आपको, ओमेगा स्क्वायर आर। ये पॉइंट पे है और ये 30 डिग्री एंगल अगर है तो 60 हो जाएगा। तो फिर ये एंगल भी कितना मिलेगा अपने को, कौन सा एंगल, ये तो ये भी 30 डिग्री मिलेगा। तो आप पहले ओमेगा आर को भी रिजोल्व कर लेंगे इधर। तो ओमेगा आर cos 30 और इधर जाएगा ओमेगा आर sin 30। अल्फा आर को भी रिजोल्व कर लो। तो अल्फा आर sin 30 और इधर ही अपने को अल्फा आर cos 30। ओमेगा स्क्वायर आर को भी रिजोल्व करेंगे तो ये एंगल कितना है यहाँ, ये 30 डिग्री मिलेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा ओमेगा स्क्वायर आर cos 30 और एक कंपोनेंट इधर होगा ओमेगा स्क्वायर आर sin 30। सॉरी r/2 है, हाँ बिल्कुल सही कहा, ओमेगा स्क्वायर r/2, ओमेगा स्क्वायर r/2, ओमेगा स्क्वायर r/2 cos 30। तो पहले वेलोसिटी की बात करेंगे तो वीपी वेक्टर क्या लिखेंगे, v प्लस ओमेगा आर cos 30 आई कैप प्लस ओमेगा आर sin 30 जे कैप। फिर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो a प्लस अल्फा आर cos 30 प्लस ओमेगा स्क्वायर r/2 sin 30 आई कैप, फिर प्लस अल्फा आर sin 30 माइनस ओमेगा स्क्वायर r/2 cos 30 जे कैप। ये आना चाहिए था। किस किस के आगे भाई है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सर वो अल्फा के पास भी r/2 होगा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा, ये भी r/2 होगा, ये भी r/2 होगा, बिल्कुल सही। तो सब क्या हो जाएंगे, r/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी ये r/2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से करेंगे। ओमेगा स्क्वायर r/4 आएगा ना? ओमेगा स्क्वायर r/2 है ना, तो हमने उसी में रहने दी ना, क्योंकि डिस्टेंस तो r/2 ही है ना। तो ओमेगा स्क्वायर r/2 को रिजोल्व किया ना हमने, ये इधर और इधर। ओमेगा स्क्वायर r/2 sin 30, ओमेगा स्क्वायर r/2 cos 30, ऐसे रिजोल्व किया ना हम लोगों ने। क्लियर है? हाँ सर। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो ये तो हुआ काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कि किस तरह से एक्सेलरेशन देखेंगे। बात करते हैं डायनेमिक्स वाला पार्ट में क्या होगा। तो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट मिलेगा तो डायनेमिक्स का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ट्रांसलेटरी मोशन का भी अलग से पढ़ चुके हैं, F=ma, रोटेटरी मोशन का पढ़ चुके हैं, τ=I ओमेगा। अब उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे तो सीधा डायनेमिक्स वाले पार्ट पे चला जाता हूँ मैं, है ना। अच्छा, उसके पहले लेकिन मैं आपको प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा।
लिख लिया? नो सर। तो ये हो जाएगा दरअसल यहाँ इधर के साइड में अल्फा r/2 cos 30 डिग्री ये है। सर तो ओमेगा आर के नीचे भी 2 आएगा ना सर? ओमेगा आर के नीचे भी 2 आएगा ना? हाँ तो ओमेगा स्क्वायर r/2 लिखा नहीं है सब जगह, यहाँ भी 2 है ना। सर ओमेगा स्क्वायर r/4 आ जाएगा फिर। अरे बेटा सही तो कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर r/2 तो होगा भाई। r/2 डिस्टेंस पर है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का, तो स्मॉल आर के लिए r/2 है ना, तो उसी को तो रिजोल्व कर रहा हूँ ना मैं। ये इधर था ओमेगा स्क्वायर r/2, उसको ही तो रिजोल्व किया ना मैंने। किधर किधर रिजोल्व किया? इधर रिजोल्व किया, और एक वर्टिकल डाउनवर्ड रिजोल्व कर रहा हूँ मैं। ओके। अरे भाई अगर लिख लिया था वो सबने? हाँ सर। चलो डायनेमिक्स वाले पार्ट पे चलते हैं, उसके पहले प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा किसी दूसरी बॉडी के या सरफेस के, उस पॉइंट की जो रिलेटिव वेलोसिटी, यानी जो दो पॉइंट होंगे, एक तो सरफेस का होगा किसी भी बॉडी के सरफेस, या ग्राउंड का पॉइंट होगा और एक बॉडी का पॉइंट होगा, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि relative velocity of points of contact, relative velocity of points of contact must be 0। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, relative velocity of points of contact must be 0। ठीक है? तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसमें दो केस देखेंगे हम लोग। पहला, जिस सरफेस पर है बॉडी जा रही है वो सरफेस क्या है? रेस्ट पर है। सरफेस इज एट रेस्ट। जैसे ग्राउंड जो है वो रेस्ट पर होगा, तो ये इसकी वेलोसिटी इधर v है, ये ओमेगा से जा रही है, और इसका एक्सेलरेशन भी मान लो, और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है। तो आप यहाँ देखो, हम इस बारे में जान चुके हैं, मतलब हमने इस पहले पढ़ लिया कि जो पॉइंट ए है उसके अपने को v माइनस ओमेगा आर इधर मिली थी ना राइट साइड में। ये बात समझ मारी सबको? और ये ग्राउंड का पॉइंट है, इसको मैंने ए डैश मान लिया।
तो इस पॉइंट ए की वेलोसिटी मुझे पता है, वी ए डैश तो यहाँ 0 है क्योंकि ये तो ग्राउंड का पॉइंट है। फॉर प्योर रोलिंग वी ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो अलोंग द एक्स एक्सिस ही है यहाँ, तो वेलोसिटी यानी वी ए डैश इक्वल टू वी ए माइनस वी ए डैश, यानी 0 इक्वल टू वी ए कितना है, वी माइनस ओमेगा आर है, माइनस वी ए डैश तो 0 ही है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया है, वी इक्वल टू ओमेगा आर आ गया। तो जब भी कोई भी बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो ग्राउंड के साथ में उसका लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो इसको। हो गया सर, लिख के। तो अब यहाँ देखो, अगर मैं सी पॉइंट की बात करूँ, किसी पॉइंट की बात करूँ तो क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ यानी इंस्टेंट पर देखा जाए तो एक पॉइंट हो गया, एक तरह से पर आ गया वाला पॉइंट, मतलब नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की आ रही है। तो यहाँ क्या होगा कि जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ रही थी, बी सी इक्वल टू वी प्लस ओमेगा आर ना, यानी क्या हो जाएगा 2v। उसी तरह जब बी की बात करिए तो यहाँ क्या होगा, इधर v और इधर क्या होगा है ओमेगा आर, यानी v, यानी रिजल्टेंट क्या मिलेगी आपको, इधर मिलेगी, यानी v भी क्या आ जाएगा इस केस में, √2v। उसी तरह डी का देखेंगे तो v इधर है और ओमेगा आर इधर है। तो ओमेगा आर इक्वल टू वी और ये वी है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, √2v हो जाएगा। तो इस ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग जाएं तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ एक तरह से बॉडी क्या कर रही है, प्योरली रोटेशन मोशन कर रही है। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, देखो आप। अगर इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए तो बॉडी क्या कर रही है, ओमेगा से घूम रही है। अगर ओमेगा से घूम रही है तो ये वेलोसिटी इसको क्या लिखोगे, देखो आप, √2 ओमेगा आर ना, और ये भी क्या है, √2 ओमेगा आर, और ये भी क्या देखा जाए 2 इंटू ओमेगा आर है। अगर ओमेगा से घूम रही तो हमें मालूम है सी और ए के बीच की डिस्टेंस 2r है ना, और डी और ए के बीच की डिस्टेंस कितना है, r √2 इंटू ओमेगा, वही तो आ रहा देखो,
इस पॉइंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि इस इंस्टेंट पर बॉडी क्या कर रही है, प्योरली रोटेशन मोशन कर रही है, यही मतलब निकल रहा है यहाँ। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बारे में और आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा केस इसमें surface is moving. तो मान लो जैसे कि ये कोई बॉडी है ना, ये स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, ठीक है, डिस्क हो सकता है, और ये मान लो कोई प्लेटफॉर्म है। अच्छा, उसी में एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। हमारे पास में ये जो इक्वेशन आई थी v इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। तो अगर मान लो मैं इसी इक्वेशन की जब बात कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो आप, क्योंकि हमारे पास में क्या है, सिंस v इक्वल टू ओमेगा आर है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dv बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, यानी dv बाई डी टी क्या है, a, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या अल्फा। यानी प्योर रोलिंग के केस में हमारे पास में यह कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे, ए इक्वल टू आर अल्फा। वो दरअसल यहाँ से आया। तो ये ध्यान रखिएगा, प्योर रोलिंग जब होगा तो जरूरी नहीं है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो, नहीं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट की। रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मैंने नहीं लिखवाया यहाँ। देखो आप, मैंने क्या लिखवाया यहाँ, relative velocity of points of contact must be 0। एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं वहां, ध्यान रखना है। वो आ रहा है तो वो v इक्वल टू ओमेगा आर आ रहा है,
तो उसको डिफरेंशिएट किया, तुम्हारे पास में क्या आ गया, ये ए इक्वल टू आर अल्फा आ गया। क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि ए इक्वल टू आर अल्फा आ रहा है, तो यहाँ अगर इसी पॉइंट पर वापस जाते हैं तो यहाँ देखो, आप इस पॉइंट का अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो इधर आपको क्या मिलेगा, अल्फा आर, इधर क्या मिलेगा आपको ए, और इधर क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर आर मिलेगा। तो आप देखो इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो कहाँ है, बस एक ही ये वाला कंपोनेंट और ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर आर रह गया ना, क्लियर है। तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं है ए पॉइंट का, जबकि इस ए डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ जीरो है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो ही नहीं है। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी जीरो होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई भाई? हाँ सर। तो आ गया। तो ये भी लिख लो आप यहाँ, वैसे तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, तो अब यहाँ की बात करते हैं। मान लो ये सरफेस, ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी मूव कर रहा है, ये तो ग्राउंड है। इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v नॉट है और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया v है, और ये जो बॉडी अपने को दिया है इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी इस सेंटर मास की v है, और ये ओमेगा से जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन भी इधर है सेंटर मास का, और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है। तो सेंटर मास का बॉडी जो सर्कुलर बॉडी है उसके सेंटर मास का एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में दिया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। यानी v क्या है, velocity of center of mass, velocity of center of mass of सर। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। है सर आप। x, वो लिख लिया था क्या आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं लिखा था। तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर बॉडी, और a velocity of center of mass, sorry, acceleration of center of mass, center of mass of a circular body। अब इसमें मालूम है जो अल्फा और ओमेगा है ना, अगर आप किसी भी स्टेशनरी फ्रेम से देखो या किसी भी ट्रांसलेटरी मूवी फ्रेम से देखो, दोनों से
ओमेगा और अल्फा सेम मिलेगा, क्योंकि ओमेगा अल्फा तभी चेंज होता है किसी फ्रेम में जब आप किसी रोटेटिंग फ्रेम से देखते हो। तो यहाँ अगर मैं आगे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, मैं प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में भी करूंगा इसको और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी करूंगा। तो अल्फा और ओमेगा दोनों फ्रेम से सेम ही रहेगा, वो मैं आपको आगे भी प्रूव कर दूंगा। मतलब ये ट्रांसलेटरी फ्रेम से जब आप देखते हो तो ओमेगा और अल्फा चेंज नहीं होता है जब तक आप रोटेटरी से नहीं देखते हो। क्लियर है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। आप चाहो तो इसको, तो ओमेगा और अल्फा है वो ग्राउंड फ्रेम से भी वही होगा, और ये एक्सप्लोरेटिंग फ्रेम है एक तरह से प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में भी वही होगा। मतलब अल्फा और ओमेगा चेंज नहीं करेगा। अगर मैं ग्राउंड से भी सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को तब भी अल्फा वही रहेगा, और प्लेटफॉर्म के सॉल्व करूंगा तो वही रहेगा, उसी लेकिन बी और हो जाएगा, क्योंकि जब आप के रेस्पेक्ट में तो वी अलग होगा सेंटर मास का, उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन भी अलग होगा सेंटर मास का, प्लेट रेस्पेक्ट में अलग। समझना मैंने क्या कहा? कोई बात नहीं, समझ आ गई। ये वी नॉट क्या है? सर का वॉइस हो रहा है। अभी भी कट हो रहा है। अभी भी हो रहा है? नहीं हो रहा है सर अभी। ठीक है, तो वी नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, और बी क्या है? ठीक है, और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है और ओमेगा से भी रोटेट। इस इंस्टेंट पर ओमेगा है तो ओमेगा इसलिए चेंज होता जाएगा क्योंकि अल्फा है इसलिए। तो यहाँ क्या करेंगे, ये लिख लो पहले। कोई बात नहीं, लैग हो रहा है ना। सर थोड़ा लैग हो रहा है। थोड़ा लैग हो रहा है। एक मिनट रुको तो यार, ये लिख लो पहले, फिर मैं भी करता हूँ थोड़ा चेंज। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अभी तो आ रहा है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। तो अब यहाँ देखो क्या करेंगे इसमें। ये पॉइंट ए है, यानी यहाँ जो पॉइंट है इस बॉडी का उसको मैं ए ले रहा हूँ। तो ये पॉइंट हमारे पास में ए है, और ये पॉइंट ए डैश ले रहा हूँ। तो आपको मालूम होगा कि ये वेलोसिटी क्या है, यहाँ वी नॉट है, और इसकी ये वेलोसिटी क्या मिलेगी अपने को? v इक्वल टू वी है इक्वल टू वी माइनस ओमेगा आर मिलेगी। तो फॉर प्योर रोलिंग वी ए डैश वेक्टर क्या होना चाहिए? 0, यानी
VA वेक्टर माइनस VA डैश वेक्टर, यानी 0 इक्वल टू VA कितना है, यानी V माइनस ओमेगा R आई कैप माइनस V नॉट आई कैप, यानी आ गया हमारे पास में V माइनस ओमेगा R इक्वल टू V नॉट होना चाहिए। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dV बाई डी टी माइनस R डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू dV नॉट बाई डी टी, यानी A माइनस R अल्फा इक्वल टू B। A माइनस R अल्फा इक्वल टू B, एक रिलेशन ये आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है। लिख लिया? हाँ सर। चलिए अब जैसे डायनेमिक्स वाले पार्ट पे चलते हैं, उससे क्लियर होगा अब आपको। अब जैसे हमारे पास में एग्जाम 50 एक चीज और लैग हो रहा है, देख लिया सबने? अब नंबरों को देखो। हाँ सर, लिख लिया। अभी अभी हो रहा है? नो सर। अब जैसे हमने अभी बात किया तो देखो, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास में 53, तो कह रहा है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखो एग्जाम्पल 53 में यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 200 ग्राम रोल्स विदाउट स्लीपिंग। रोल्स विदाउट स्लीपिंग मतलब प्योर रोलिंग, ये माना जाएगा। तो मान लो जैसे कि ये स्फीयर है,
तो ये जो स्फेयर है इसकी वेलोसिटी v है और ये सेंटर मास के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। हमने, क्योंकि ये ग्राउंड है, ये प्योरोलिंग कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो सिर्फ ओमेगा से घूम रहा है और एक सिर्फ जो v स्पीड से ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो हर पार्टिकल इसका ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा। ठीक, ये हमारे पास में। तो यहाँ मालूम है इसकी, जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये v है, तो काइनेटिक एनर्जी जब भी कोई भी बॉडी रोल कर रहा है, मतलब प्योर रोलिंग नहीं, जरूरी नहीं कि प्योर रोलिंग करे, ये नहीं कह रहा हूं मैं। इस केस में प्योर रोलिंग कर अलग बात है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप हमेशा लिखोगे हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCM का होल स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी जब भी बॉडी कंबाइंड मोशन करेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी of a body when it is in combined motion। ठीक है ना? तो ये क्या लिखेंगे हमेशा हम लोग? हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCM का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई भाई सबको? Yes, sir. ये लिख लो पहले। लेकिन ICM लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। ठीक है भाई? हाँ सर। अब इसने अपने से पूछा कि काइनेटिक एनर्जी की बताओ, तो प्योर रोलिंग कर रहा है तो यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ? ओमेगा इंटू आर, जहाँ v इक्वल टू कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यानी इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। इसका मास कितना दिया इसने? 200 ग्राम, यानी 0.2 kg है। तो पहले तो इसका ICM देखेंगे, क्योंकि स्फेयर है, यूनिफॉर्म स्फेयर है। तो इसका मतलब जब भी ऐसा लिखा जाए यूनिफॉर्म स्फेयर या स्फेयर ही लिखा जाए तो उसको हमेशा सॉलिड समझना होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर। तुम्हारे पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इसकी? काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ देखो v इक्वल टू ओमेगा r है, तो बाई 5 और m ये क्या है? r ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। यहाँ देखो r ओमेगा मतलब v हो गया ना, तो 1/5 m v स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास में 7/10 mv स्क्वायर। यानी 7/10 इंटू 0.2 इंटू 2 इंटू 10⁻²² का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5.6 इंटू 10⁻⁵ जूल। ये आंसर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी।
यस सर, आ गया। तो ये जो वेलोसिटी है क्या एक्चुअली में, ये VCM ही तो है, यानी ये VCM ही तो है। लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। सर हाँ बोलिए। बोलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 54। अब यहाँ क्या कह रहा है, कांस्टेंट फोर्स एफ एक्स टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम ये डिस्क दिया है, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ इसको ओरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स एफ लगा हुआ है। अब ये क्या कह रहा, देखो इसने कहा कांस्टेंट फोर्स एफ एक्स टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम, और इसकी रेडियस मैंने मान लिया कि आर है, केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका मतलब ये जो सरफेस है रफ है। अब यहीं से डायनेमिक्स स्टार्ट होती है ना, तो ये रफ सरफेस दिया है। इफ द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग, रोल्स विदाउट स्लिपिंग जब भी दिया रहेगा मतलब प्योर रोलिंग। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी इस सेंटर मास का एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि ए है, सेंटर मास सी एंड पॉइंट ए एंड बी ऑफ द डिस्क, यानी इनके एक्सेलरेशंस अपने को चाहिए। तो अब इसने ये नहीं बोला कब चाहिए, इसका मतलब जस्ट
जस्ट जब ये मूव करेगा उस इंस्टेंट, यानी जस्ट t इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। जस्ट t इक्वल टू 0 पर ये अपने को क्या चाहिए, क्यों, क्योंकि उस इंस्टेंट पर ओमेगा क्या मिलेगा आपको, 0, तो ये अल्फा से रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, t इक्वल टू 0 पर v भी 0 है और ओमेगा भी 0 है, होना ही चाहिए, प्योर रोलिंग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो कंडीशन है ये हमेशा फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि dv बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या है, a इक्वल टू आर अल्फा, ये भी कंडीशन वैलिड होना चाहिए, क्योंकि ये तो 0 इक्वल टू 0 आ ही रहा है। लेकिन इनकी जो रेट है, वेलोसिटी की जो रेट है, ओमेगा की जो रेट है, वो क्या है, यहाँ a और अल्फा है, तो यानी वहीं से ये आया, तो ये भी हमारे पास वैलिड है। ठीक, अब क्या करना है, इसने का रफ सरफेस है। जब भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कहता है कि रफ सरफेस है और ये रोल्स विदाउट स्लाइडिंग है या रोल्स विदाउट स्लिपिंग है या प्योर रोलिंग है, तो फ्रिक्शन मानना है आपको, क्या करना है हमेशा, फिर फ्रिक्शन मानना है। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक बात याद रखिए, अगर बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग है या प्योर रोलिंग कर रहा है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप कुछ भी मानिए, क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए हमेशा, प्योर रोलिंग कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 होना चाहिए, इसका मतलब जो पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, दो पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये समझ में आए पहली बात। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। तो जब रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा वो कैसा होगा, स्टैटिक होगा। और यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप कुछ भी मानिए, वो अपने आप एडजस्ट करेगा। अगर मान लो आपने डायरेक्शन आगे मानी, अगर पॉजिटिव आ गया तो वही आंसर है, अगर नेगेटिव आ गया तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन पीछे की तरफ चली जाएगी। जैसे मुझे इस केस में मालूम है फ्रिक्शन आगे लगेगा, मुझे मालूम है वो, लेकिन मैं यहाँ फ्रिक्शन पीछे मानूंगा, फिर भी मैं किधर मानूंगा, पीछे की तरफ। ये लिख लो पहले, फिर आगे का सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। लिख लिया भाई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो क्या करेंगे यहाँ, हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक जिसमें प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है, फोर्सेस सारे लेने, लेकिन ये ध्यान रखना है, इधर एफ लग रहा है, मुझे मालूम है फ्रिक्शन आगे लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी फ्रिक्शन यहाँ पीछे मानूंगा। और इस सेंटर मास के अबाउट अल्फा से रोटेट कर रहा है, प्लस यहाँ भी एफ तो मैं मानूंगा ही मानूंगा, और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी, फॉर रोटेशनल मोशन, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक बॉडी घूम रही है, तो क्या लिखेंगे, एफ इंटू आर प्लस एफ आर, ये टॉर्क हो गया, इक्वल टू क्या है, ये डिस्क है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास के अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये लिख लो पहले, ऊपर का तो रफ कर दूं। हाँ सर।
तो ये तो एक इक्वेशन ही आ गई। दूसरा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो r से r आप देख रहे हो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? ये f प्लस एफ इक्वल टू एम आर अल्फा बाई 2, और आर अल्फा क्या है यहाँ? a, तो जाएगा एम ए बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। 4 ट्रांसलेशनल मोशन, तो क्या लिखेंगे? एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए ना, ये इक्वेशन नंबर 4। क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो उससे अपने को ए मिल जाएगा। तो 3 + 4, तो क्या हो गया? 2f इक्वल टू 3/2 एम ए, यानी हमारे पास में ए आ गया 4f/3m, है ना। और फिर इसी से अल्फा मिल जाएगा, तो a इक्वल टू क्या होता है? अल्फा r, अल्फा इक्वल टू हो गया 4f/3mr। अब क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन में, यानी a की वैल्यू इसमें रख देता हूँ मैं, इसमें a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, है ना। इसको मान लेते चलो 5 है, लिख लो इसको। पहले नीचे का लिख लिया क्या है सारा? हाँ सर। तो 3 + 4 कर दिया तो हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम 4 and 5 क्या हो जाएगा? f माइनस एफ इक्वल टू एम ए की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ? 4f/3 ना। तो f इक्वल टू क्या हो गया? f माइनस 4f/3। देखो कितना आ रहा, -f/3 आ रहा है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन है आगे लग रहा, आंसर वही है, क्योंकि मैंने पीछे मान के किया था। तो f/3f, बात समझ में आ गई भाई? तो c का एक्सेलरेशन तो हमारे पास में आ गया। अब a का भी बताना है। तो a का तो क्या है यहाँ? 0 ही है। a का 0 क्यों? क्योंकि ओमेगा 0 है ना। तो ये टेंजेंशियल वाला पार्ट है, तो a का तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ? a पॉइंट का तो 0 आ जाएगा। तो a पॉइंट का एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ये बात समझ में आई है मैंने क्या कहा है? क्योंकि ओमेगा 0 है ना। और अगर आप b पॉइंट पर जाओगे तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको b पॉइंट पर? ए बी मिलेगा आपको a + अल्फा आर ही तो मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ से समझाते हैं। कहाँ गई? तो चल रही हो, रब कर दिया क्या मैंने? ठीक है, ये समझ में आया कि a इक्वल अल्फा आर कैसे होगा, यानी अल्टीमेटली कितना हो गया? 2a तो होगा। और ये जो आया है ये किसका एक्सेलरेशन दरअसल? ये ऐसी तो है कि नहीं? यानी AC इक्वल टू क्या है यहाँ? a, और वो कितना है? 4f/3m। भाई ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, आ sir. रही है। तो ये आ गया आंसर हमारे पास। a का एक्सेलरेशन तो 0 ही है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। आपको कब तक चाहिए लेक्चर? b का एक्सेलरेशन कैसे है बताता हूँ। लिख लिया है? हाँ सर। तो देखो यहाँ अच्छा f वाला समझ में आ गया। किसी भी डायरेक्शन में मानो
डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगी, अगर माइनस आया प्लस आया तो वही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो बी का एक्सेलरेशन इस तरह से आया, क्योंकि मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट ए का एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा अल्फा आर, पॉइंट बी का इधर होगा अल्फा आर। ये ए से जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो बी का इधर क्या होगा, ए होगा, और ए का भी इधर क्या होगा, ए होगा। सुपर इम्पोज करा दिया हमने, तो ए क्या लिखोगे आप, ए माइनस अल्फा आर है, ये तो इक्वल आ गया, आ ही रहा था पहले क्योंकि पेरोलिंग कर रहा है। और ए बी इक्वल टू देखो ए प्लस अल्फा आर आ रहा है, हाँ तो ये 2a हो गया ना, नहीं क्लियर है अभी भी? क्लियर है सर। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे ना। बोर्ड के लिए तैयारी करना शुरू कर दो आप लोग, Yes, जो sir. पढ़ा दिया उसको अच्छे से तैयार करो, और क्या। ठीक है, चलिए फिर, ओके बाय बाय। Bye, sir. ओके बाय बाय। अभी एक्सरसाइज 2 उसका दिश क्या क्या आपने, करेंगे अभी तो कैसे करेंगे फिर, अभी तो स्कूल के एग्जाम है, तो अभी तो नहीं कर सकता, मतलब मैं, क्योंकि अभी तो बोर्ड का हो जाए आप लोगों का, वही बहुत बड़ी बात है। अभी तो करवा देंगे वो तो, खैर मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। एक बार 11th पास कर लो आप लोग तो बस। चलिए फिर, ओके बाय बाय सर। बाय 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 बाय।